नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में और हम लोग शुरू करेंगे प्लेटो से। ठीक है। अच्छा, प्लेटो के बारे में या पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ने से पहले एक बात मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से कहता हूं और वो ये है कि आप पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ने से पहले ये ज़रूर जान लें कि ये पॉलिटिकल थिंकर का बैकग्राउंड क्या है। इसका मतलब यह है कि एक आदमी कुछ सोच रहा है, ठीक है ना। एक आदमी कुछ सोच रहा है, अब वो एक फिलोसोफर है, वो सोच रहा है और फिलोसोफर का काम ये होता है कि कोई एक एक्सटेंट प्रॉब्लम को लिया है जाए सोसाइटी से और उसको सॉल्व करे, सॉल्यूशंस बताए। अब ये सॉल्यूशंस जो हैं, ये सॉल्यूशंस कैसे आएंगे, ये वो सोचता है, ठीक है। इंप्लीमेंट करना उसका काम नहीं है। वो लोगों को इंस्पायर कर सकता है, लोगों को मोटिवेट कर सकता है और फिर आगे चल के बहुत बड़े बड़े मेजर चेंजेस सोसाइटी में ला सकता है। लेकिन उसका पहला काम यह है कि वो चिंतन करता है, वो सोचता है। अब बात यह है कि उस कोई भी इंसान जब कुछ सोचता है तो उसका एक बेस होता है। जैसे आज अगर किसी पॉश एरिया में रहते हैं तो आपका जो ग्रोथ है, जो आपका चिंतन है, जो आपकी माइंड की डेवलपमेंट है, वो उस एरिया से रिलेटेड होगी। अगर आप किसी स्लम में रहते हैं तो आपकी उस हिसाब से ही दिमाग जो है ग्रोथ करेगा, आपका कैरेक्टर डेवलप होगा। अब कई लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, उनको एक चीज जरूर आती है, उसको कहते हैं जुगाड़। दोस्ती यारी उनकी बड़ी मजबूत होती है क्योंकि एक दूसरे के भरोसे पे ही सब टिका हुआ है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, जो लोग बहुत पैसे वाले हैं, अक्सर देखा जाएगा कि उनके दोस्त कम हैं, परिचिति बहुत ज्यादा है। उन्हें कभी भी किसी के सामने जो है जुगाड़ का कम इस्तेमाल, उनके सामने सब कुछ बनी बनाई आ गई थी। उनके जीवन में भी स्ट्रगल्स अलग तरीके के हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं या जिस लोकेलिटी में या जिस सराउंडिंग में हम बड़े होते हैं, हमारा दिमाग का विकास, हमारे मन के विकास उसी के बेसिस पे होती है। तो यहां पे मैंने कुछ नोट्स लिख रखा है प्लेटो से रिलेटेड। आप अगर देखना चाहें आप देख सकते हैं, कुछ फ्लो चार्ट के बेसिस पे है। मैं इसको एक बार आपके सामने समझा दूंगा ताकि आपको इस बार एक बार समझ जाएंगे। तो आप जब पढ़ने बैठेंगे प्लेटो को तो आपके दिमाग में या बैकग्राउंड में ये चीज जरूर होगी कि यह प्लेटो है कौन। ठीक है। तो बहुत ही छोटा रखेंगे इस वीडियो को। प्लेटो कौन है? प्लेटो देखिए दोस्तों, ये एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में, एथेंस में पैदा हुआ। सो ये एक एथेनियन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में पैदा होता है। ये जब पैदा होता है तो उस समय तकरीबन 431 बीसीई में, उस समय पेलोपोनेसियन वॉर चल रहा था। ये पेलोपोनेसियन वॉर जो है पूरे विश्व में, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं वर्ल्ड की, तो आपको पता होगा कि ये एक ऐसा इवेंट है जिसने द ग्रेट ग्रीक एम्पायर को, द ग्रेट ग्रीक सिस्टम को, उसको तोड़ दिया था। ग्रीक की जो हिस्ट्री रही है, उसका कल्चर रहा है, उसका सिविलाइजेशन रहा है, ये खत्म कर दिया था इस पेलोपोनेसियन वॉर ने। अब इसका जन्म, प्लेटो का जन्म हो रहा है पेलोपोनेसियन के वॉर के समय, और थ्रू आउट वो अपनी जिंदगी जो है वो पेलोपोनेसियन वॉर के बीच में ही गुजारेगा। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपका जन्म एक ऐसे समय पे हो रहा है जब वॉर चल रहा है भारत पाकिस्तान का, और आपका जो ग्रोथ है 5 साल 10 साल, वो उस पूरे समय पे भारत और पाकिस्तान लड़ता रहे, तो आप अपने सोसाइटी में सिर्फ क्या देखेंगे? मारा मारी, खून खराबा, यही देखेंगे आप। तो कुछ ऐसा ही प्लेटो भी देखता है। ठीक है। प्लेटो देखता है कि इस पेलोपोनेसियन वॉर में एक तरफ एंटायर ग्रीक वर्ल्ड खड़ी है, दूसरी तरफ एथेंस है, स्पार्टा है। ठीक है। अब जैसा कि अक्सर होता है कि इस एक इतने बड़े लेवल के युद्ध में कौन जीता कौन हारा, ये अल्टीमेटली मैटर नहीं करता है। जो मैटर करता है वो ये है कि इस पूरे विश्व, ये जो विश्व के लेवल पे जो वॉर हुआ, इस वॉर में मिला क्या? मिला ये दोस्तों कि एक कॉमन रूइंस हुआ। ठीक है। सब लेवल में बर्बादी हुई। हर एक कंसर्न आदमी, हर एक का कंसर्न, चाहे आप आर्मी में हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप टीचर हो, फिलोसोफर हो, प्रीस्ट हो, हर एक के कंसर्न पे, हर एक का इंटरेस्ट जो है उसको नुकसान पहुंचा इस वॉर के बाद, जैसा हर वॉर में होता है। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द ग्लोरियस ग्रीक कल्चर हिस्ट्री। तो ग्लोरियस ग्रीक कल्चर, ग्लोरियस ग्रीक हिस्ट्री का जो पतन की शुरुआत है वो इस वॉर से हुई।
अब जब कोई बड़ा एम्पायर गिरता है दोस्तों, तो उसके छत्र छाया के नीचे जितने छोटे मोटे एम्पायर्स खड़े होने की कोशिश करते हैं, रीजनल पावर्स डेवलप होता है। ठीक जिस तरह से मुगल एम्पायर गिरने के बाद एंटायर इंडिया डिसेंट्रलाइज्ड हो गई थी, डिसइंटीग्रेट हो रही थी, और अलग अलग जगह से, कुछ जगह से सक्सेशन स्टेट्स, कुछ जगह से रीजनल पावर्स सामने आ रहे थे। ठीक उसी तरह से ग्रीक के गिरने के बाद भी, ग्रीक का बड़ा सा सिविलाइजेशन एम्पायर गिरने के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक डिसइंटीग्रेशन हुआ एंटायर ग्रीक वर्ल्ड का। और जो चीज सबसे खटक रही थी वो यह है कि स्ट्रगल फॉर पावर, सीजलेस पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड, हर एक के साथ द्वंद्व, हर एक के साथ स्ट्रगल। क्यों? सिर्फ पावर हड़पना है, सिर्फ पावर हड़पना है। इनफैक्ट प्लेटो की खुद की फैमिली के कुछ लोगों ने मिलकर पावर हड़प लिया था एक जगह की, और उन्होंने एक ओलिगार्की का भी गठन कर दिया था। जरा सोचिए, वो खुद ये सब विटनेस कर रहा है, वो सिर्फ विटनेस कर रहा है अराजकता, केओस। एक सेइंग है, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हूं, ये आप इसको सुनिए जरा, किताब में लिखा हुआ है, प्लेटो की ही किताब में लिखा हुआ। वो कहता है, कॉमन टू ऑल पॉलिटिकल स्ट्रगल्स was people's unwillingness to look beyond their immediate self interest। हर स्ट्रगल का, हर पॉलिटिकल स्ट्रगल का एक कॉमन चीज ये होता है कि आदमी भूल जाता है, वो भूल जाता है कि अपने से बड़ा भी कुछ होता है, वो भूल जाता है सेल्फ इंटरेस्ट के बियॉन्ड भी कोई चीज है, उसे सिर्फ अपना इंटरेस्ट दिखता है। लेकिन होना क्या चाहिए, अगर आप सच में दूसरे का इंटरेस्ट देख रहे हो तो आप एक्चुअली में अपना इंटरेस्ट देख रहे हो। क्योंकि स्टेट जो है वो एक ऑर्गेनिक नेचर का है, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सेल्फ सफिशिएंट है, हर एक को हर एक की जरूरत है। तो अगर हम सामने वाले का इंटरेस्ट समझते हैं तो बेसिकली हम अपना ही इंटरेस्ट देख रहे हैं। यह सिंपल गणित जो है नहीं समझ में आती जब पॉलिटिकल स्ट्रगल हो रहा होता है। ये शॉर्ट साइटेडनेस जो है वो आज की पॉलिटिकल सिचुएशन में, इंडिया में खास करके, आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल कल्चर और गिरता जा रहा है। तो ऐसे समय में जब देख रहा है प्लेटो कि हर जगह पे ऐसा कुछ अराजकता हो रही है, तो वो सच्चाई की खोज में निकलता है। वो खोज करता है कि सिचुएशन को ठीक कैसे किया जाए, और ठीक करने के लिए उसे कुछ प्रॉब्लम्स दिमाग में है, उसको सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते वो अपने एक गुरु को ढूंढ लेता है जिसका नाम है सोक्रेटिस, और वो सोक्रेटिस को अपना गुरु मान लेता है। उससे जाकर वो पूछता है, उसके जितने सारे सवाल होते हैं रिगार्डिंग द स्टेट, रिगार्डिंग द सिचुएशन दैट इज देयर प्रिवेलिंग, केओस को कैसे दूर किया जाए, इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कैसे ठीक किया जाए। और सोक्रेटिस जो है उसको अपना ज्ञान बांटता है। अब इस चक्कर में होता क्या है कि सोक्रेटिस प्लेटो को जीवन को ही बदल कर रख देता है। नॉर्मली एक एरिस्टोक्रेटिक एथेनियन फैमिली से बिलोंग करता हुआ एक लड़का जो पढ़ लिख गया है, तो उसके सामने यही अपेक्षित है कि वो भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो क्या ज्वाइन करता है? ही वांटेड टू बिकम अ फिलोसोफर, बिकॉज फिलोसोफर्स जो होते हैं उनके दिमाग में पावर हैंकरिंग नहीं होती है, उनके दिमाग में नॉलेज को लेकर क्रेज होता है। वो नॉलेज गेन करना चाहता है, पावर नहीं, क्योंकि उसे पता है नॉलेज इज इक्वल टू पावर। समझ में आ रही है बात? तो जब प्लेटो को, जब सोक्रेटिस को लगा था कि प्लेटो जो है वो तो नॉर्मली यही स्वाभाविक है कि वो भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा, लेकिन वो फिलोसोफर्स लाइफ को प्रेफर करता है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये ओलिगार्किक सिस्टम जो ग्रीस के उधर चल रही थी, इसको डिपोज किया जाता है, इसको हटा दिया जाता है और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है। और ये डेमोक्रेटिक रिजीम जो है ये सोक्रेटिस को दोषारोप करती है, ये कहकर कि तुम बहुत लोगों का दिमाग खराब कर रहे हो अपना ज्ञान बांटकर। फिर उसका ट्रायल भी होता है। हम लोग सोक्रेटिस के बारे में बात नहीं कर रहे, तो हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर सोक्रेटिस का ट्रायल होता है और फिर अल्टीमेटली सोक्रेटिस को एक्सिक्यूट किया जाता है, उसको मार दिया जाता है। अब एक बहुत ही प्यारा सा सीन है, खतरनाक है बट ना प्यारा, लेजेंडरी सीन है कि सोक्रेटिस विष पान कर रहा है, उसके डिसाइपल लोग नीचे बैठे हैं। तो सोक्रेटिस के मरने के बाद प्लेटो के दिमाग में यह बैठ जाता है कि देखिए भैया, पॉलिटिक्स जो है उसको फिलोसॉफी के साथ अलग नहीं किया जाता, या दूसरी तरफ से फिलोसॉफी अगर ढंग से पढ़ना है तो पॉलिटिक्स को हटाकर नहीं पढ़ा जा सकता। फिर वो पॉलिटिकल फिलोसोफर बन जाता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि फिलोसॉफी में अगर मुझे डील करना है, अगर मुझे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है, तो मुझे पॉलिटिकली ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स को रिवैम्प करने की जरूरत है फिलोसॉफिकली।
पॉलिटिक्स को एक रैशनलाइज करने की जरूरत है विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ, विद द हेल्प ऑफ वर्च्यूज। और दिस इज हाउ ही बिकम्स द फर्स्ट एवर पॉलिटिकल फिलोसोफर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। उसके हिसाब से उसने बहुत ही सुंदर सी एनालॉजी ड्रॉ करी थी। उसके हिसाब से जब हम लोग कोई बिल्डिंग को देखते हैं तो उस बिल्डिंग में सिर्फ बिल्डिंग को देखते हैं या अलग 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 कमरों को देखते हैं? नहीं साहब, हम पूरा बिल्डिंग देखते हैं। हम उसके अंदर हर एक फ्लोर को भी उसके अंदर कंसिडर करते हैं व्हाइल वॉचिंग और ऑब्जर्विंग अ बिल्डिंग। ठीक उसी तरीके से पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना किसी भी तरीके से आइसोलेशन में पॉसिबल नहीं है। अगर आप पॉलिटिकल फिलोसॉफी को पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको एथिक्स, आपको सोशियोलॉजी, उस जगह की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसकी साइकोलॉजी, इकोनॉमी, सब कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ प्लेटो इज बेसिकली एन इंक्लूसिव स्टडी ऑफ एन एंटायर सोसाइटी ऑन द लाइंस ऑफ वर्च्यू। और इसी चीज को दिमाग में रखकर उसने सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनाई जिसका नाम था द एकेडमी। अब एकेडमी में दो चीजें हो रही थी, एक वो यंग बच्चों को पढ़ा भी रहा था और दूसरा जो लोग ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं उनको ट्रेन कर रहा था। उनको ट्रेन कर रहा था कि किस तरीके से ग्रीक के पॉलिटिक्स को ठीक किया जाए, किस तरीके से ग्रीक के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए, जैसा पहले था उस जगह पे लाया जाए। वो रिफॉर्म करवाना चाहता था ग्रीक पॉलिटिक्स में। तो एक तरफ टीचिंग था, दूसरी तरफ रिफॉर्म था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कभी साकार नहीं हो पाया। उसकी इतनी सारी ज्ञान, उसका ये एकेडमी ये अचीव नहीं कर पाया कि किसी भी तरीके से एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को इंपैक्ट कर सके, क्योंकि बाय दैट टाइम इतना ज्यादा करप्शन आ गया था दिमाग में, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के दिमाग में, या पॉलिटिक्स जो लोग इन्वॉल्व थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके दिमाग में, उनके मन में, और सिर्फ उनके मन में ही नहीं, सोसाइटी में भी करप्शन इतना लेवल का बढ़ गया था। फांकी मारना भी एक तरीके का करप्शन है। तो ये सस्ते में ये शॉर्टकट शॉर्टकट पाने का रोग लग गया था सबको बाय दैट टाइम, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप किसी को मुफ्त की कोई चीज दे देते हो ना, उसके बाद आप उससे काम करवाना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर उसको मुफ्त की आदत लग जाती है। तो प्लेटो का सबसे बड़ा एगनी और सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है कि जो आदमी जीवन भर वर्च्यू के बारे में बात करता रहा, जो हमेशा ये सोचता रहा कि किस तरीके से फिलोसॉफी जो एक वर्च्यू है उसके लिए, फिलोसॉफी को सिखाएगा किनको? उन टायरेंट्स को, ताकि पॉलिटिक्स को रैशनलाइज किया जा सके ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ। ये कभी नहीं हो पाया, क्योंकि उसे लग गया था कि जितना भी जोर से आप ट्रूथ के बारे में बोल लो, अल्टीमेटली जितनी सारी इरैशनल एलिमेंट्स होती हैं वही जो है प्रिवेल करेंगी। जैसे आज हो रहा है, जैसे आज पॉलिटिक्स में आज भी धर्म रेलेवेंट फैक्टर है, कास्ट रेलेवेंट फैक्टर है, रेस रेलेवेंट फैक्टर है, जेंडर रेलेवेंट फैक्टर है, लेकिन एजुकेशन रेलेवेंट फैक्टर नहीं है, डेवलपमेंट रेलेवेंट फैक्टर नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना रेलेवेंट फैक्टर नहीं है। इन पे कभी वोटिंग नहीं होती है। तो ये इरैशनल एलिमेंट्स इन पॉलिटिक्स हमेशा प्रिवेल कर जाती हैं। और इसीलिए अल्टीमेटली जब आप उसकी किताब पढ़ेंगे द रिपब्लिक, आपको समझ में आएगा कि रिपब्लिक इज नथिंग बट जस्टिस। इट डज नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, इट टॉक्स अबाउट हाउ वी शुड बिहेव, हाउ वी शुड लिव आवर लाइव्स। तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट दिन पॉलिटिकल फिलॉसफी को दूसरे एस्पेक्ट में पढ़ेंगे प्लेटो की, कि प्लेटो का आइडियल स्टेट का मतलब क्या है, आइडियल स्टेट किस तरह से प्लेटो का जस्टिस के साथ रिलेशन है, और किस तरीके से एजुकेशन एक तरफ, जस्टिस और आइडियल स्टेट एक साथ एक ही सूत्र से बंधे हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। इस लेक्चर के खत्म होने के बाद हम लोग इसकी पीडीएफ जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक यू सो मच।